हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं वैष्णव नारायण साहू और आज आपके लिए फिर से लेके आए हूँ जीव विज्ञान का प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और NCERT लेवल का ही क्वेश्चन है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव में उपस्थित यकृत का वजन लगभग होता है। तो यकृत मतलब जिसको लीवर भी बोलते हैं, इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। तो लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg, मतलब 1500 ग्राम या 1.5 किलोग्राम भी बोलते हैं, 1.5 kg। अब देख लेते हैं लीवर के बारे में थोड़ा सा। तो लीवर जो है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सा है? लीवर ही है। दूसरा होता है जो पित्त रस का निर्माण होता है या जिसको बाइल जूस भी बोलते हैं, उसका निर्माण या उसका स्रावण जो होता है ये यकृत से ही होता है या लीवर से होता है, जो कि क्या करता है हमारे भोजन में उपस्थित जितने भी जैसे हानिकारक कीटाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर की रक्षा हो जाती है। तो ये होता है लीवर। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितना भी चीज़ है वो सब आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, DDT है। तो DDT क्या है? एक पीड़कनाशी है या इसको पेस्टिसाइड भी बोलते हैं, पेस्टिसाइड है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इसमें जितने भी क्लोरीन के जो कण हैं या अणु हैं वो उपस्थित होते हैं और ये विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध पीड़कनाशी है। ये इसीलिए इसका ये जो टाइप में आएगा वो ऑर्गेनोक्लोरीन में ही आएगा। ऑर्गेनोक्लोरीन में क्यों आ गया? क्योंकि इसमें क्लोरो आ रहा है, इसलिए इसमें ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोक्लोरीन में हो जाएगा। इसके अलावा एक BHC भी होता है जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक उपयोग होने वाला एक पीड़कनाशी है या पेस्टिसाइड्स है। याद रखिएगा, ये भी एक क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन ही है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और DDT का फुल फॉर्म तो आप हमेशा के लिए याद रखिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और इसका ये क्या है? एक ऑर्गेनोक्लोरीन है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट है। तो सबसे पहले जानते हैं ल्यूकोसाइट क्या होता है। ल्यूकोसाइट जो हमारे शरीर में WBC होता है उसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब होता ही है सफ़ेद, ल्यूको मतलब होता है सफ़ेद या वाइट। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वही होता है ल्यूकोसाइट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ और उपस्थित होता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ल्यूकोसाइट में सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट में देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा इसमें क्या है? ल्यूकोसाइट है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा होता है एक लिम्फोसाइट भी होता है, जैसे लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी में देखा जाए इसमें तो लिम्फोसाइट है, और सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट में देखा जाए तो मोनोसाइट है। और ये इस लिम्फोसाइट में 60 से 65% TLC होता है। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट कंटेंट या काउंट। तो ये 60 से 65% TLC किस में होता है? लिम्फोसाइट में ही होता है। लिम्फोसाइट फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक B लिम्फोसाइट और एक T लिम्फोसाइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ी सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले देखते हैं विटामिन डी जो है इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, सही है। थायमिन जिसको क्या बोलते हैं? विटामिन B1 भी बोलते हैं, याद रखिएगा। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन। इससे बेरी रोग होता है, ये भी सही है। और विटामिन B3 जिसको क्या बोलते हैं? निकेटोनोमाइड भी बोलते हैं, यहाँ पर नियासिन लिखा गया है। तो B3 जो है निकेटोनोमाइड है, इससे पेलाग्रा रोग भी होता है जिसको मानसिक रोग भी बोलते हैं। क्या है ये? एक पेलाग्रा जो है एक मानसिक रोग है। तो ये भी सही है हमारा। विटामिन D वाला भी सही है और विटामिन B1 भी सही है जिसको थायमिन बोलते हैं। लेकिन विटामिन K जो है, विटामिन K के कमी से बंध्यता नहीं, इसकी कमी से क्या होता है? जो ब्लड में क्लॉटिंग होता है, मतलब रुधिर में जो थक्का जमने का काम होता है वो नहीं हो पाता। यदि हमारे शरीर में
विटामिन डी, विटामिन के की कमी है तो जैसे हमको चोट लगेगी तो चोट लगने के बाद जो ब्लड है वो बहेगा, ब्लड बहेगा तो कंटिन्यू बहते रह जाएगा जब विटामिन के की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तब। क्योंकि विटामिन के की कमी से जो ब्लड होता है उसमें जो थक्का होता है या क्लॉटिंग होता है वो नहीं बन पाता, जिससे वो निरंतर बहते रह जाएगी और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो विटामिन के क्या किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये ब्लड में क्लॉटिंग की से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग हार्मोन सिक्रेटिन का कार्य करता है? तो हार्मोन्स के लिए कौन सा सिक्रेटिन का कार्य कौन करता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है छोटी आंत की ही सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको ड्यूडेनम बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक व ब्लैंक हमारा कंकाल तंत्र बनाते हैं। तो कंकाल तंत्र मतलब होता है ह्यूमन स्केलेटन या हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको ही कंकाल तंत्र बोलते हैं। हमारा जो ढांचा है शरीर का उसको ही बोला जाता है। तो ये जितने भी है वो अस्थि एवं उपास्थि से ही बनता है। अस्थि मतलब होता है हड्डी और उपास्थि मतलब उससे रिलेटेड और या उससे जुड़ी हुई हड्डियाँ छोटी छोटी जो भी है। तो वो ये जितने भी अस्थि और उपास्थि से ही हमारा क्या बनता है, पूरा कंकाल तंत्र बनता है। नेक्स्ट है, ऑर्निथिन चक्र संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ऑर्निथिन चक्र को यूरिया चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया चक्र। तो यूरिया चक्र मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यूरिया चक्र किससे रिलेटेड है? उत्सर्जन से रिलेटेड है। तो ऑर्निथिन चक्र जब भी बोला जाए तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो एमिनो एसिड होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एमिनो एसिड जो है टू यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ है। स्तनधारी में उत्सर्जन का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो स्तनधारियों में क्या होता है? यूरिया को वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर करते हैं। जैसे मेढक हो गया, मनुष्य ये सब में यूरिया ही मतलब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। इसको यूरियोटेलिक भी बोलते हैं। जो मनुष्य होते हैं उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, यूरियोटेलिक, याद रखिएगा यूरियोटेलिक। इससे संबंधित और भी मैं बता देता हूँ। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? यूरिक अम्ल का। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? सरीसृप हो गया, छिपकली, ये सब जितने भी है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। याद रखिएगा, को और वहाँ पर क्या पढ़े थे हम? यो पढ़े और यहाँ पर को। यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तीसरा है, देख लेते हैं एक और चीज़ देख लेते हैं, अमोनिया। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन इसको क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिक बोलते हैं। इसमें मछली, प्रोटोजोआ ये सब आते हैं। मछली, प्रोटोजोआ ये जितने भी है वो अमीनोटेलिक होते हैं या अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? तो गर्भावस्था या जो यूटेरस बनता है उसके लिए जो हार्मोन मेन काम करता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भावस्था के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड और देखते हैं, जैसे एलएच को क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो गर्भित महिलाएं होती हैं उनके शरीर में जो दुग्ध का निर्माण होता है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से ही होता है। एफएसएच जो होता है वो क्या होता है? फॉलिकल हार्मोन बोलते हैं या फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन भी बोलते हैं। उत्तेजना जो बढ़ाता है ये फॉलिकल हार्मोन ही बढ़ाता है। जैसे मादा जो होता है उसमें अंडों का, नर में शुक्राणुओं का, इस सब की जो उत्तेजना बढ़ाती है वो एफएसएच ही बढ़ाती है, जिसको फॉलिकल हार्मोन भी बोला जाता है। तो एलएच जो है दुग्ध निर्माण के लिए होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भावस्था के लिए इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत का। छोटी आंत में ये होता है कि इसके सबसे बाहरी भाग में या सबसे जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं इलियम, और इलियम में विलाई मौजूद होता है।
विलाई इसको या सूक्ष्मांकुर भी बोलते हैं। इसी विलाई में ही पचित भोजन का अवशोषण करता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के विलाई में होता है। नेक्स्ट है पीलिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। पीलिया जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं या हिपेटाइसिस बोलते हैं। याद रखिएगा, हिपेटाइसिस भी आ गया तो भी वो यकृत से ही रिलेटेड हो जाएगा, मतलब पीलिया से रिलेटेड। तो पीलिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। इसको यकृत या लीवर रोग भी बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हृदय का संकुचन कहलाता है। तो हृदय का संकुचन जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्टोल कहलाता है। हृदय का संकुचन होता, जब हृदय में संकुचन होगा तो वो क्या हो जाएगा? सिस्टोल कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सब एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन आया भी हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र मतलब या मोनोमर सर्कुलेटरी सिस्टम या बोल सकते हैं। तो जो एकल परिसंचरण तंत्र है वो मछलियों में पाया जाता है। कहाँ? मछलियों में। एकल परिसंचरण तंत्र मछलियों में पाया जाता है क्योंकि इसमें एक आलिंद और प्लस एक नीलय होता है। एक आलिंद और एक नीलय किसमें होता है? ये होता है मछलियों में, इसलिए इसमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा देखते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अपूर्ण भी है और दोहरा भी होता है। तो ये किस में होता है? ये उभयचर, जितने भी उभयचर है या सरीसृप है ये सब में पाया जाता है, क्योंकि इसमें दो आलिंद होता है और प्लस एक नीलय होता है। दो आलिंद और एक नीलय होता है। ये किसके लिए है? उभयचर के लिए है। उभयचर जो सरीसृप है ये सब के लिए क्या होता है? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। तीसरा देखते हैं पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र में क्या होगा? इसमें दो आलिंद और दो नीलय होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? हमसे, मतलब मनुष्य से और स्तनधारी जितने भी है वो, और मगरमच्छ, इसमें भी क्या पाया जाता है? पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? एकल परिसंचरण तंत्र मछलियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर के अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र है। अधिकांश या तो बोला जाए कि पूर्ण, जितने भी मतलब समस्त जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा ही इसका जो संतुलन है या नियंत्रण है वो होता है दोस्तों। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है मानव जो ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख अंग है या सबसे प्रमुख भाग है। इसमें क्या होता है? श्वसन होता है, हृदय गति ये और जठर रस, ये सब का जो नियंत्रण होता है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा के ही द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या क्या है? तो स्पाइनल तंत्रिका या स्पाइनल नर्वस भी बोलते हैं इसको। तो इसकी टोटल संख्या, टोटल में देखा जाए तो 31 होता है। कितना? 31 जोड़ी में। ये जोड़ी होता है 8 + 12 + 5 + 5 + 1 के फॉर्म में होता है। ये जो 8 होता है वो ग्रीवा है, मतलब ग्रीवा स्पाइनल बोलते हैं इसको। ये 12 जो है वक्षी होता है, वक्षी तंत्रिका जो होता है वो 12 होता है। ये 5 होता है कटी होता है, और 5 जो है त्रिक होता है, और ये जो 1 है वो पुच्छी स्पाइनल तंत्रिका भी बोलते हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 31 जोड़ी में स्पाइनल तंत्रिका हमारे शरीर में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य है। अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन। शरीर में संतुलन की जो कार्य होता है, शरीर का संतुलन जो होता है वो मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क से ही होता है ये चीज़। नेक्स्ट है महाकायता और अग्रकायता, अतिकायता, ये किस कारण से होते हैं? तो महाकायता और अग्रकायता ये जितने भी है, अतिकायता ये प्यूटेटरी जो ग्लैंड होता है उसके अतिस्रावण से ही होता है। तो जब भी पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स का श्रवण अधिक मात्रा में होगा तो वो किसका लक्षण हो जाता है? महाकायता या अग्रकायता का ही लक्षण होता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय का स्पंदन दर 90 से अधिक होने की अवस्था कहलाती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मनुष्य के हृदय का स्पंदन दर जब भी 90 से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। इंपॉर्टेंट है, टेकीकार्डिया बोला जाता है। जब भी 90 से अधिक हो तो टेकीकार्डिया, और 60 से भी कम हो, 60 से भी कम हो तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। जब भी मनुष्य के हृदय का स्पंदन दर जब 60 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया बोल देंगे। नेक्स्ट है, सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि का डेसिबल होता है। तो देखिए इसका दो आंसर हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य बातचीत में बहुत सारे जो ध्वनि का डेसिमल है वो ऊपर नीचे हो सकता है। नॉर्मल देखा जाए तो 60 डेसिबल भी लेते हैं आंसर में, और कहीं कहीं 50 डेसिबल भी लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों, या एग्जैक्ट आंसर आपको पता होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये इसके लिए क्या हो सकता है, 60 डेसिबल एक्चुअल होगा कि 50 डेसिबल एक्चुअल होगा सामान्य बातचीत के लिए। नेक्स्ट है, बीजाणु निर्माण किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? तो दोस्तों बीजाणु निर्माण होता क्या है ये पहले देख लेते हैं। इसको स्पोर फॉर्मेशन भी बोलते हैं। बीजाणु निर्माण को स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये क्या होता है? एक प्रकार के अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें क्या होगा कि जो बीजाणु निर्माण होता है ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, और जो म्यूकर होता है, म्यूकर जो है वो क्या हो गया? बीजाणु निर्माण के जीव में पाया जाता है। मतलब म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी जीव है वो बीजाणु निर्माण द्वारा ही अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। एक और होता है जैसे मुकुलन, हमने देख लिया मुकुलन। तो मुकुलन जो है, यीस्ट जो है, यीस्ट में मुकुलन की क्रिया होती है। यीस्ट में क्या होगा? मुकुलन की क्रिया होगी। तो मुकुलन को जिसको बडिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? किसी जो भी एक जीव होता है उसके शरीर के बाहरी सतह में एक उभार जैसा बन जाता है, और वो उभार आगे चलकर विकसित होकर एक पूर्ण नया जीव बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। तो मुकुलन जो है, यीस्ट है, हाइड्रा है, ये सब में मुकुलन के अलैंगिक जनन की विधि पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बीजाणु निर्माण बोला है तो म्यूकर। एक और है पुनरुद्भवन, जिसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो पुनरुद्भवन जब भी आए तो प्लेनेरिया आपको टिक कर देना है। प्लेनेरिया जो अलैंगिक विधि है वो जो पुनरुद्भवन का जो अलैंगिक प्रक्रिया है वो प्लेनेरिया में होता है। बीजाणु निर्माण के लिए किस में हो जाएगा? म्यूकर में हो जाएगा। और मुकुलन जो है हाइड्रा और यीस्ट में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये प्लेनेरिया तो एक बार आया हुआ है, ACF में ही प्लेनेरिया के बारे में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो प्लेनेरिया जब भी आए तो पुनरुद्भवन जो होगा वो प्लेनेरिया से संबंधित होगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन द्वारा वृक्क नलिकाओं में जल अवशोषण को नियंत्रण? ये एक्चुअल में जल है दोस्तों, जल है। जल अवशोषण का जो नियंत्रण होता है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और जितना भी वीडियो बनाते जा रहे हैं हम, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो दे चुके हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम दे चुके हैं दोस्तों। तो सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, बहुत NCERT से ही क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर 21वां का जो आंसर है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।